नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। न्यूज रूम लाइव में इस वक्त शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से। आपको बताना चाहेंगे संसद सत्र शुरू होने से पहले विपक्ष का एक बार फिर से हंगामा देखने को मिला है। संसद का सत्र आज 3 दिन के बाद फिर से दोबारा शुरू हो रहा था, लेकिन उससे पहले विपक्ष एक बार फिर से जो है वो अपनी मांगों पर अड़ा हुआ है। आपको बताना चाहेंगे संसद के सत्र से पहले विपक्ष ने जोरदार हमला बोला है। आपके सामने जो तस्वीरें हैं ये विपक्ष के जितने भी लोग हैं यानी इंडिया गठबंधन जो है वो उसके तमाम बड़े नेता इस हंगामे में मौजूद हैं, इस प्रदर्शन में मौजूद हैं और कहीं ना कहीं जो एजेंसीज हैं उसको लेकर भी बवाल जो है यहां पर विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा है। तो संसद भवन के बाहर विपक्षी सांसदों ने जमकर हंगामा किया है। एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर विपक्ष का हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। इसमें राहुल गांधी भी मौजूद हैं और जब सत्र शुरू हुआ था उस दिन भी राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया था संविधान को लेकर। तमाम जो जितने भी विपक्षी नेता थे उन्होंने संविधान को लेकर सरकार के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती जो है वो रखी थी। तो फिलहाल लाइव ये कार्यवाही इस वक्त संसद भवन के अंदर से हम आपको दिखा रहे हैं। Honorable members, I am pleased to extend birthday greetings to honorable members of parliament, Shri Abdul Wahab, Srimati Sumitra Balmik, Shri Ilama Ram। निर्वाचन क्षेत्र से 7वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री PM सुब्बा का निधन 86 वर्ष की आयु में 27 जून 2024 को गंगटोक, सिक्किम में हुआ। माननीय सदस्यगण, दिनांक 19 मई 2024 को एक दुखद दुर्घटना में इस्लामी ईरान गणराज के राष्ट्रपति महामहिम डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी और उनके साथ विदेश मंत्री डॉक्टर हुसैन अमीर अब्दुल्ला हियान तथा अन्य ईरानी पदाधिकारियों का निधन हो गया। ये सभा इस दुर्भाग्यपूर्ण हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इस्लामी गणराज ईरान के राष्ट्रपति महामहिम डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी, विदेश मंत्री डॉक्टर हुसैन अमीर अब्दुल्ला हियान तथा अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों के निधन पर ईरान की सरकार और वहां की जनता के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती है। माननीय सदस्यगण, मुझे ये सूचित करना है कि तंजानिया संयुक्त गणराज्य के द्वितीय राष्ट्रपति महामहिम अल्लोज अली हसन मिमिनी का 29 फरवरी 2024 को दार एस सलाम तंजानिया में निधन हो गया। राष्ट्रपति के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने 2 बार भारत की यात्रा की तथा भारत और तंजानिया के मध्य घनिष्ठ संबंध स्थापित करने के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया। ये सभा तंजानिया संयुक्त गणराज्य की सरकार और वहां की जनता के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती है। माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को मलावी गणराज्य के उपराष्ट्रपति महामहिम डॉक्टर साउलो क्लास चिलिमा के निधन के बारे में सूचित करना है। डॉक्टर साउलो क्लास चिलिमा एक अर्थशास्त्री थे जिन्होंने 2 बार मलावी के उपराष्ट्रपति पद को सुशोभित किया। ये सभा मलावी की सरकार और वहां की जनता के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती है। माननीय सदस्यगण, 23 जून का दिन आतंकवाद के इतिहास में सबसे काले दिन के रूप में याद किया जाएगा। इस दिन तो हमने आपको दिखाया किस तरह से दोनों सदनों में इस वक्त जो कार्यवाही है वो शुरू हो चुकी है। लगभग 3 दिन के बाद ये कार्यवाही शुरू हुई है। देश में आज से 3 नए आपराधिक कानून जो है वो लागू हो गए हैं। एक बड़ी जानकारी एक और, IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट की ये जगह लेने वाले हैं, यानी 3 नए कानून इस वक्त देश में लागू हो चुके हैं। यानी 1 जुलाई से अब नई कानूनी प्रक्रिया छोटी छोटी चीजों पर जो है वो लागू होंगी और इससे आम जनता को
राहत मिल सकती है या मिलने की उम्मीदें हैं, ऐसा तो भविष्य या फिर आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल विपक्ष ने इन 3 कानूनों को लेकर भी सवाल खड़े करना शुरू कर दिया है। विपक्ष का सीधा सीधा कहना है कि इन कानूनों को एक बार फिर से समीक्षा करने की जरूरत है, इन पर फिर से बातचीत करने की जरूरत है, इनको देखने की जरूरत है कि आखिर ये जो 3 कानून हैं इसमें क्या क्या प्रावधान रखे गए हैं, किस किस तरह के प्रावधान हैं और इससे आम लोगों को कितनी राहत है। तो 3 नए जो कानून हैं इसमें आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस जो है इसमें जगह लेगा। ऐसे ही इन कानूनों को रिप्लेस करके 3 नए कानून जो आए हैं, सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस इसकी जगह लेगा और इसी तरह से इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी बीएसएस जो मैंने आपको पहले भी बताया। तो कहीं कुल मिलाकर जो 3 नए कानून हैं ये देश में लागू हो चुके हैं। यौन उत्पीड़न मामलों में 7 दिन के अंदर रिपोर्ट जमा करानी होगी, यानी इसमें क्या क्या बदलाव होंगे ये आपके सामने है। ऑनलाइन शिकायत के 3 दिन के अंदर एफआईआर दर्ज होगी, यानी जब ऑनलाइन शिकायत होगी उसके 3 दिन के अंदर एफआईआर दर्ज होगी। एफआईआर से लेकर कोर्ट के फैसले की सुनवाई पूरी तरह से ऑनलाइन होने वाली है, यानी ऑनलाइन मोड में ये चीजें होंगी। पहली सुनवाई से पहले 60 दिनों के अंदर आरोप तय करने का प्रावधान भी इन कानूनों में रखा गया है और इसके साथ भगोड़े अपराधियों पर 90 दिनों के अंदर केस दायर करने का प्रावधान रखा गया है। यानी कोई भगोड़ा होता है तो 90 दिन के अंदर उसको जो है वो केस दायर होना चाहिए। आपराधिक मामलों में सुनवाई पूरी होने के 45 दिनों के अंदर यह फैसला होना चाहिए। यानी कुल मिलाकर जो फैसले लंबे समय से पड़े रहते थे या जो चीजें लंबे समय से पड़ी रहती थी अब उन पर तुरंत कार्रवाई होगी। 7 साल से ज्यादा सजा वाले अपराधों में फॉरेंसिक जांच करवानी जरूरी हो गई है, यानी जो मामला 7 साल से ज्यादा हो गया उसमें फॉरेंसिक जांच जरूरी है। इसमें यह रखा गया है नए कानून के तहत आतंकवाद को विस्तार से परिभाषित किया जाएगा, यानी आतंकवाद का मामला हो उसमें विस्तार से जानकारी रखी जाएगी। इस परिभाषा के तहत जो भी कहीं ना कहीं भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता, सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा के लिए जो है वो खतरा हो सकता है उसे आतंकवाद की कैटेगरी में रखा जाएगा। तो कुल मिलाकर जैसे कि आपने ये जो पॉइंट्स देखे हैं, इस कैटेगरी में कोई भी आता है, इन चीजों में कोई संलिप्त तो होता है तो ये कुल मिलाकर आतंकवाद की कैटेगरी में इसको रखा जाएगा। तो ये तमाम तरह के प्रावधान इन नए कानूनों में जोड़े हैं और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आने वाले समय में इन कानूनों का कितना प्रभाव हमारे समाज पे, हमारे देश में, अलग अलग राज्यों में होता है और इससे कितना नियंत्रण यहां पर जो क्राइम होते हैं उस पर होगा। हाँ, पुलिस कस्टडी और डिटेंशन में जो बदलाव किया गया है, उन्होंने अब ये अनुमति दी है कि पहले क्या होता था कि आपके पास 15 दिन की अनुमति होती थी, आप वो 14 दिन ही पुलिस कस्टडी ले सकते थे और एक ही बार ले सकते थे। अब क्या है कि वो व्यक्ति ने कुछ बात बताई, कुछ नहीं बताई और फिर वो जाके उसका जो दूसरा आरोपी अरेस्ट होता था उसने कुछ नई बात बताई, तो आप उस पहले वाले से दोबारा बात नहीं कर सकते थे या उसकी पुलिस कस्टडी नहीं ले सकते थे। तो अब जो बदलाव आया है उसमें यह है कि विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज या 30 डेज आप, डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ केस इट इज, उसमें आप दोबारा से उसकी पीसी ले सकते हैं और उसको ये नहीं कि उसका पीरियड लंबा हो गया है, बट पीरियड हो सकता है मेरे ख्याल से 14 दिन 15 दिन ही रहे, लेकिन आप उसको दोबारा ले सकते हैं पीसी में अगर आपके वो 14 डेज कंप्लीट नहीं हुए हैं इन द पीरियड ऑफ दैट 60 डेज या 30 डेज डिपेंडिंग ऑन द केस। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज क्या होता था कि आपने एक आरोपी को पकड़ लिया और दूसरे आरोपी से जब आपको क्रॉस एग्जामिनेशन करवाना होता था तो वो अवेलेबल नहीं होता था क्योंकि आपके पास पीसी ही नहीं मिलती थी। उन्होंने कहा जी एक बार आपने ली थी पीसी, अब आपका समय खत्म हो गया। अब इस बदलाव से क्या है कि आप दोबारा उसकी पीसी चाहे 1 दिन के लिए चाहे 2 दिन के लिए दोबारा उसको बुला सकते हैं, अपने थाने में उसकी इंटेरोगेशन करा के उसको क्रॉस एग्जामिन, आमना सामना करा सकते हैं और जो साक्ष्य हैं उनको बेटर तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। कि मैं समझता हूं कि असर तो बहुत ज्यादा पड़ेगा, पॉजिटिव भी है, कुछ नेगेटिव भी है, बहुत कुछ पॉजिटिव है। मैं अगर कहूं आपको तो पहले ये कि जो ट्रायल का प्रोसीजर है वो थोड़ा एक्सपेडाइट करने की कोशिश करी है सरकार ने कि ट्रायल जो हैं वो जल्दी से जल्दी खत्म हो। हर चीज की टाइमलाइन एक उन्होंने फिक्स करी है प्रोसीजर में। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि ऑडियो वीडियो का जो इंक्लूजन है, जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, जो प्रोसीजर है उसमें बीएनएसएस में, वो बहुत हेल्प करेगा ट्रायल्स में। तो टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन और टाइम फ्रेम हर चीज का, यानी कि कमिटल का टाइम फ्रेम कर दिया 90 डेज, चार्जेस का टाइम फ्रेम कर दिया है, चार्जेस के बाद ट्रायल कब शुरू होगा उसका टाइम फ्रेम कर दिया है, और जो बीच में एविडेंस रिकॉर्ड होगी वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस रिकॉर्ड होगी, वो ऑटोमेटिकली बहुत एक्सपेडाइट हो गया है। उसके बाद जब जजमेंट होगा उसका टाइम फ्रेम कर दिया,
अगर आप देखिए तो हमारे यहाँ ऐसे ट्रायल्स हैं जो कभी शुरू ही नहीं हुए, जैसे ऑगस्टा वेस्टलैंड का ट्रायल है 2014 की ECIR, वी आर इन 2024, आज तक चार्जेस फ्रेम नहीं हुए हैं। ऐसे केसेस जहां पे इन्वेस्टिगेशंस ही जारी हैं, चले जा रही हैं सालों साल, या ट्रायल हैं जो 20-20 साल 25-25 साल पेंडिंग है, मैं समझता हूं सबसे ज्यादा इम्पैक्ट तो ट्रायल्स के ऊपर पड़ेगा। अगर आप ट्रायल जल्दी करेंगे, लोगों का एक्विटल कन्विक्शन जल्दी होगा, तो फिर जस्टिस भी मिलेगा लोगों को। सो मैं समझता हूं अगर मैं पूरा प्रोसीजर देखूं BNSS का, तो वो कहीं ना कहीं ट्रायल को बहुत ज्यादा एक्सपेडाइट कर रहा है और टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कर रहा है। आपकी जो सर्विस ऑफ समन है वो अब इलेक्ट्रॉनिक मोड में होगी। आप देखिए कितने केसेस हैं जहां पे एक्यूज्ड को समन हुआ है लेकिन वो कभी अपेयर ही नहीं हो रहा, सालों साल गुजर जाते हैं। आज हम उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सर्व कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं और फोन पे कर सकते हैं, ईमेल पे कर सकते हैं। ये सारा इंट्रोडक्शन हुआ है अभी BNSS में। जो आपका एविडेंस है, जो सीन ऑफ क्राइम है, वो भी इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्ड हो रहा है इसमें, और जो स्टेटमेंट्स हैं विटनेसेस के वो भी इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि इट विल बी अ वेलकम चेंज। दिस इज द न्यू वर्ल्ड। तो अब न्यू वर्ल्ड में जब कोई नई चीज इंट्रोडक्शन होता है किसी का, तो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस तो होता ही है। हम लोग चेंज को बहुत जल्दी अडेप्ट नहीं करते, बट मैं समझता हूं ओवरऑल जो प्रोसीजरल लॉ है वो उसमें मैसिव चेंजेस हैं और वो हमारे सिस्टम को जरूर इम्प्रूव। देखिए, मुझे ये कहना है कि सबसे पहले जो भारतीय दंड संहिता थी, इंडियन पेनल कोड था, उसका नाम बहुत ही क्रांतिकारी नाम रख दिया गया कि भारतीय न्याय संहिता हो गया। हम दंड नहीं दे रहे हैं, हम न्याय दे रहे हैं। सजा भी कर रहे हैं तो न्याय कर रहे हैं। हाँ, तो एक नाम ती हो गया। दूसरा ये है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, जो CRPC थी, उसका प्रोसीजर ऐसा बनाया गया है कि सुरक्षा लोगों को मिले, सिक्योरिटी सबके लाइफ और प्रॉपर्टी के सिक्योरिटी हो, इस तरह के कानून बना दिया गया। और अब आप उसमें नियम यह हो गया है कि अगर आप ऐसा नहीं है कि आप जिस थाने के क्षेत्र में घटना होगी उसी थाने में आप रिपोर्ट लिखाइए, आप कहीं भी लिखा दीजिए, वो संबंधित थाने में पहुंच जाएगी। समझ गए ना आप? तो ये बहुत ही क्रांतिकारी स्टेप हैं और बहुत सी इसमें विधि विधान से किए गए हैं और बहुत सी एविडेंस से, इलेक्ट्रॉनिक की जो एविडेंस है डिजिटल, उसका भी महत्व हो गया। तो ये अब बड़ा सुविधा हो गई। घर के घर बैठे आप मुकदमे में यहीं से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कोई मुलजिम को जरूरी नहीं है कि थाने वहाँ जाए, अपने घर बैठे रिपोर्ट लिखा सकता है। तो ये सब सुविधाएं अब हो गई हैं, इसलिए बहुत ही क्रांतिकारी कानून बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने। इसका स्वागत होना चाहिए। तो चलिए एक और बड़ी जानकारी है नई में। नीमू के तहत दिल्ली में पहली FIR हो गई है। दिल्ली में पहली FIR दर्ज हो गई है। पहले हमने आपको कानून के नए प्रावधान बताए, लेकिन यहां पर बड़ी जानकारी आ रही है, कानून लागू होते ही पहली FIR दर्ज हो गई है। इन नए नियमों के तहत ये पहली FIR जो है वो दिल्ली पुलिस के सामने आ चुकी है, यानी असर होना शुरू हो गया है। और मैं पहले भी यही बात कर रहा था कि आने वाले समय में इन नए कानूनों का कितना प्रभाव होगा। इन नए कानूनों से जो यहाँ पर क्राइम जैसी चीजें होती हैं या बाकी अन्य चीजें होती हैं, जो भी इस देश विरोधी घटनाएं हैं, गतिविधियां हैं, उस पर कितना रोक लगेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये कानून की जानकार ही बता पाएंगे कि आखिर इसमें डीपली, गहराई से किन किन प्रावधानों को रखा गया है, इसमें क्या क्या चीजें हैं जिससे हमारे देश के भविष्य में तमाम जो चीजें हैं वो सुधर सकती हैं। तो फिलहाल पहली FIR दिल्ली के अंदर दर्ज हो गई है। पुलिस एक तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि देश भर में हर व्यक्ति तक, हर जो नागरिक इस देश का नागरिक है, उस तक ये कानून के जो प्रावधान है वो पहुंचे, ताकि वो इनसे अवेयर हो, जागरूक हो, और आने वाले समय में अगर किसी से कोई व्यक्तिगत घटना घटती है तो कम से कम इन कानूनों के अंदर जो प्रावधान है वो उसका फायदा उठा सके। जिस तरह से पहले भी हमने आपको बताया कि तमाम तरह की सुविधाएं जो इसमें रखी गई हैं, FIR हो सकती है और कुछ ही घंटों के अंदर उस पर रिस्पॉन्स भी देना होगा। तो चलिए इस वक्त हमारे साथ सीनियर अधिवक्ता जुड़े हुए हैं प्रमोद कुमार जी। सीधे उनके पास जाकर इस लॉ को लेकर, ये जो नए कानून यहां पर आज लागू हुए हैं, इसको लेकर बारीकी से जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन कानूनों का क्या मतलब है, किस तरह से ये लागू होंगे और सीधा सीधा जनता के साथ इन कानूनों का कितना कनेक्शन है। तो प्रमोद जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए।
थैंक यू जी। शर्मा जी। सबसे पहले देखिए, ये जो कानून था बहुत पुराना कानून था। ये जो सीआरपीसी है, आईपीसी है या एविडेंस एक्ट है, ये जो इंडियन पेनल कोड था वो 1860 का था। जी। अब सोचिए करीब करीब जो है ये 2200 साल पुराना हो गया करीब। उसी तरह से जो एविडेंस एक्ट है वो 1872 का था। बताइए, अंग्रेजों को बहुत पहले का है। और ये क्या जो सीआरपीसी है वो है 1973। तो कुल मिलाकर के ये बहुत पुरानी हो गया था और इसका कोई ऑथेंटिकेशन नहीं था, इसमें बहुत सारी कमियां हो गया था। उसके बाद से बहुत सारी हालात बदले, समय बदले, अब इलेक्ट्रॉनिक्स का दुनिया आ गया। ये जो युग है बहुत फास्ट आ गया है। तो ये फास्ट के हिसाब से वो जो कानून हमारा था पुराना वो नहीं था, अब इसको बहुत इजी कर दिया, आज के हिसाब से किया है, आधुनिक हिसाब से इसको बहुत इजी कर दिया गया है। और इसको इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू, जो इलेक्ट्रॉनिक्स को एविडेंस में लिया है, एफआईआर जो इसमें काफी दिन देर पे जो कार्रवाई होता था, एफआईआर होता था, उसको इजी कर दिया है। आप घर बैठे बैठे जो है एफआईआर करवा सकते हैं, कोई भी शिकायत आप घर बैठे बैठे दर्ज कर सकते हैं, आप घर बैठे बैठे ट्रायल कर सकते हैं, घर बैठे बैठे आप उसका जो है जान सकते हैं स्टेटस कि आपका केस का क्या पोजीशन। एविडेंस एक्ट में पहले जो है इलेक्ट्रॉनिक्स का नहीं था, अब उसको इलेक्ट्रॉनिक्स मिल लिया। ये मैक्सिमम जो समय कालांतर के हिसाब से ये कानून को बनाया गया है। और दूसरी चीज जो है, जो इसका नाम था, एक देखिए हमारा प्रजातंत्रता का निशानी इसमें बना हुआ था, जो आईपीसी में था या सीआरपीसी में था या एविडेंस एक्ट में था, उससे हम मुक्त बने। आज ये हम महसूस कर सकते हैं कि कानून में भी हम आजाद हो गए। आज आजाद भारत की जो कल्पना कर सकते हैं वो इस जो अभी आया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम और जो भारतीय ये दंड न्यायालय, तो इस तरह से जो है जो कानून का जो नामकरण वगैरह जो हुआ है या उसमें जो प्रविष्टियां की गई है, टाइम बाउंड किया गया है। आपका जो पहले होता था, जो चार्ज होता था या ट्रायल होता था, प्लस इसकी जिम्मेदारी दी गई है, उत्तरदायित्व दिया गया। जैसे जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या पुलिस का कार्यभार बढ़ेगा, क्या उनकी जिम्मेदारी और भी बढ़ेगी समाज के प्रति? जी प्रमोद जी, आप इजी होगा उससे, पुलिस की जो कार्रवाई है वो भी इजी महसूस करेंगे। उनको अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से, जैसे एविडेंस है, फोटोग्राफी जो ले रहे हैं आप मोबाइल से ले सकते हैं। तो मैं समझता हूँ पुलिस का भी जो मेथड है, पहले एफआईआर के लिए आप लगाते थे, घंटों घंटों टाइम लगता था, तो मैं समझता हूँ कि इससे बहुत इजी पुलिस को भी होगा और सबसे बड़ी चीज है यहाँ के नागरिक को बहुत जो इजी होगा। देखिए, ये जो कानून है वो जिम्मेदार और उसको उत्तरदायित्व है यहाँ भारत के नागरिक के लिए, भारत के नागरिक को सर्वसुलभ बनाने के लिए, इसलिए ये कानून में परिवर्तन किया गया है। और ये समझता हूँ कि आज के डेट की ये जरूरत है, इसकी डिमांड है, और उसके हिसाब से जो सरकार ने इसमें जो चेंज किया है ये बहुत सराहनीय कदम है। ये न्यायपालिका के थ्रू से भी या जो कानून के से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, इवन जो जनता लोग भी जो है, क्या पुलिस के लिए घर बैठे आप उनके लिए धक्के खाने की जरूरत नहीं है थाने में। जी, क्या पुलिस के लिए जो चुनौतियां पहले थी वो बदलेंगी? क्या कुछ इसमें बदलाव होगा? खास तौर पर पुलिस के लिए, लोगों को तो बदलाव है ही है, उनको तो सहूलियत मिलेगी, लेकिन पुलिस के सामने किस तरह की चुनौतियां रहेंगी इन चीजों को, या फिर ये जो कानून लाए गए हैं, जो लागू हुए हैं, इनका पालन करना? क्योंकि अगर सही समय पर नहीं हो पाता है तो फिर पुलिस का क्या कदम होगा? देखिए जी, इस कानून में एक उत्तरदायित्व दिया गया, जिम्मेदारी दी गई है। ये नहीं है कि आप नौकरी करते थे, पुलिस की नौकरी करते थे, दादागिरी करते थे या कुछ भी करते थे, मिसयूज करते थे, उनकी मिसयूज खत्म होगा। इनका जो जिम्मेदारी होगी बहुत ही ऑथेंटिक हो जाएगी, बहुत ही एक्यूरेट पे आएगा। मैं समझता हूँ कि इससे जिम्मेदारी होगी और बहुत इनकी प्रोसेस में बहुत आसान हो जाएगी। पहले जो भाग दौड़ करते थे, इधर उधर जो है टाइम वेस्ट करते थे, बहुत ज्यादा टाइम खराब होता था, वो टाइम जो है आपका बचेगा, एनर्जी बचेगा, पैसे बचेगा और बहुत ही फास्ट वे में काम। तो प्रक्रिया क्या रहेगी प्रमोद जी? जैसे कोई एफआईआर ऑनलाइन दर्ज होती है, फास्ट वे में उस काम को कर सकते हैं। प्रमोद जी, जैसे कोई एफआईआर ऑनलाइन दर्ज होती है, आप 10 केस को सॉल्व करते थे, अब उसको 100 केस को कर सकते हैं। प्रमोद जी, जैसे कोई एफआईआर दर्ज होती है, साधारण शब्दों में आपसे जानना चाहूंगा, उसके बाद ये प्रक्रिया क्या रहेगी? किस आधार पर पुलिस उन चीजों पर पुष्टि करेगी, एफआईआर पर पुष्टि करेगी, ऑनलाइन अगर वो एफआईआर होती है तो?
देखिए ऑनलाइन में है कि इसमें जो दिया हुआ है उसका उनका रिस्पॉन्स करना होगा। जी। एफआईआर नहीं लिखते हैं तो उसके ऊपर में फिर कार्रवाई है, मजिस्ट्रेट के यहाँ आप कार्रवाई कर सकते हैं और फिर जो है उनको उत्तरदायित्व देना पड़ेगा कि आप एफआईआर क्यों नहीं की, किस वजह से नहीं किया। यदि कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो पुलिस को ऑनलाइन में इनका रिस्पॉन्स करना होगा। और पहले क्या होता था कि वो आदमी मिलता नहीं था, कॉरेस्पॉन्डेंस कर नहीं पाते थे, तो अब क्या होगा उनके व्हाट्सएप नंबर से, उनके मेल से या उनके और भी जो मेथड है फेसबुक से, किसी पे भी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं और बहुत ही विदिन 2 मिनट्स में हो जाएगा, 2 मिनट्स में। पहले जो उसके लिए जैसे अब हम लोग सर्विस करवाते थे पुलिस से तो उसमें सालों साल लग जाता था। अब जब से इलेक्ट्रॉनिक्स का ये मेथड आया है अब उसको विदिन 1 मिनट के अंदर में कीजिए और तुरंत कोर्ट में स्टेटस उसका जो है फाइल कर दीजिए और उसको जो है एविडेंस माना जाता है, उसको जो है एक्सेप्ट करते हैं, कोर्ट जो है उसको एविडेंस के रूप में लेकर के और फिर आगे की प्रोसीड करते हैं। मैं समझता हूँ पुलिस को भी बहुत आसान हो गया है, न्यायालय को भी बहुत आसान हो गया है, जनता को भी आसान हो गया और जो इसमें वकालत में जो लगे हुए थे उनके लिए भी बहुत आसान काम है। आज के डेट में हम लोग के लिए फाइलिंग होता है या जो कंप्लेंट होता है या स्टेटस जानना होगा थाने में, अब थाने वाले कोई कार्रवाई नहीं किया, मान लेते हैं किसी एफआईआर आपने किया ऑनलाइन में और कार्रवाई नहीं की, तो आप उस थानेदार का नंबर है मिला हुआ, आप उसको तुरंत डायल करके आप पूछ सकते हैं। कोर्ट भी होगी वहां, जैसे कोर्ट मास्टर बैठा हुआ है या नाजिर बैठा हुआ, वो तुरंत जाकर के स्टेटस पूछ सकता है कि हाँ जी क्या हुआ। तो पहले इसी काम के लिए 6-6 महीना लग जाता, प्रमोद जी रिस्पॉन्स नहीं करता था। जी, मैं समझता हूं हमारे कि समाज में फास्ट वे में बहुत हुआ है। जो हमारे समाज में शरारती तत्व रहते हैं, चोरी चकारी हो, छोटी छोटी चीजें हो, घटनाओं को अंजाम देना हो, जो लगातार सोसाइटी के अंदर माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनकी मानसिकता उसी तरह की होती है, जो भी चीजें हैं, क्या उन पर भी एक दबाव है, सीधा सीधा दबाव है कि अब नए कानून लागू हुए हैं और अगर ऐसी घटना होगी तो तुरंत कार्रवाई होगी? बिल्कुल। आज देखिए पहले जो कानूनी कार्रवाई होता था, आज इलेक्ट्रॉनिक्स जब से हुआ है, अब जैसे किसी क्रिमिनल को ट्रेस करना होता है, भागा हुआ रहता है, अब उसको मोबाइल से आप ट्रेस कर करके कर लेते हैं कि कहाँ पे वो है, किससे बात किया है, किससे कांटेक्ट किया। पहले क्या होता था कि यह असंभव होता था, किससे कांटेक्ट किया है नहीं है, क्योंकि वो कोई अल्लाह मियाँ है नहीं कि उसको पता नहीं होता था, पुलिस वाले भी जो है वो नहीं कर पाते। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक्स मेथड हुआ है इसके थ्रू से अब पुलिस वाले को भी बहुत आसान होता है एसेस करना, कानून के बिल्कुल नजदीक तक पहुंच जाते हैं। जो क्रिमिनल होता है चाहे वो कहीं भी किसी भी कोने में छुपा हुआ रहता है, वो जिससे कांटेक्ट करता है उसे ट्रेस कर लेते हैं। तो मैं समझता हूं कि एक पुलिस को बहुत ही इजी हो गया है उसको एसेस करना और कानून के बिल्कुल एक्यूरेसी पर पहुंचा। अभी मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे केजरीवाल वाले केस में है, उन्होंने एविडेंस बहुत मिटाने की कोशिश किया, कितने मोबाइल तोड़ दिया, कितने जो लैपटॉप तोड़ दिए, बदले, ये किए, इसके बावजूद भी उसमें साक्ष्य बच गया। आज यदि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य नहीं होता तो उसको प्रिजर्व कर पाना बड़ा मुश्किल होता था। जैसे कोई पेपर होता था उसको जला देता था, डिस्ट्रॉय कर देता था, फिर नहीं कर पाता। लेकिन आज चाहे आप कुछ भी करते हैं तो यदि आप क्राइम किए तो आप उसका जो है एविडेंस मिलता है और उस एविडेंस के ही वजह से कानून जो है एक्यूरेसी पर उसको जजमेंट देता है और उसको सजा मिलती है। तो पब्लिक को भी इसको बिल्कुल एक्यूरेसी जो है उसको सेटिस्फैक्शन जो है, जो वारदात होता है वो सजा यदि किस किया है तो उसको मिलता है, सजा मिलता है और उसको न्याय मिलता है। तो मैं समझता हूँ न्याय की प्रक्रिया भी बहुत ही एक्यूरेसी पे आ गया। ठीक है प्रमोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। प्रमोद जी सीनियर अधिवक्ता इस वक्त हमारे साथ बने हुए थे जिन्होंने इन कानूनों को बारीकी से आपके सामने रखा है। चलिए फिलहाल आपको राज्यसभा लिए चलते हैं जहां पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे इस वक्त जो है वो अपनी बात रख रहे हैं क्योंकि 18वीं लोकसभा के पहले सत्र की शुरुआत हो चुकी है और ये सीधी लाइव तस्वीरें आपके सामने है। न दिशा है न कोई विजन है। हमें भरोसा था कि राष्ट्रपति जी संविधान और लोकतंत्र की चुनौतियों पर कुछ बातें जरूर रखेंगे, सबसे कमजोर तबकों के लिए कुछ ठोस संदेश देंगे। लेकिन हमें घोर निराशा हुई कि इसमें गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यक के लिए कुछ भी नहीं है। पिछली बार की तरह ये केवल तारीफ का फूल बांधने वाला अभिभाषण है। और इतनी तारीफ तो हमारे द्विवेदी साहब, कभी कभी कंफ्यूजन होता द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, इसमें माफ कीजिए
क्योंकि मैं दक्षिण से आता हूं, ये इन शब्दों से मैं ज्यादा वाकुफ नहीं। ठीक है। और हम स्टूडेंट्स को मैसेज देना चाहते हैं कि जो नीट का इशू है वो पार्लियामेंट के लिए जरूरी है। ठीक है, इसलिए मैसेज देने के लिए हम चाहते थे कि एक दिन पार्लियामेंट चर्चा करे। मैं देखता हूं। ठीक है, हाँ, एटलीस्ट अलो सर एलओपी टू कंक्लूड सर। नो, कंक्लूड कर दिया उन्होंने पहले विषय। अध्यक्ष महोदय, ये पूरा सदन इस बात से अवगत है कि संसद की कार्रवाई कुछ रूल्स और प्रोसीजर्स के आधार पर चलती है। रूल्स और प्रोसीजर्स के अतिरिक्त कुछ हेल्दी ट्रेडिशंस हैं संसद की, जिसके आधार पर कार्रवाई चलती है। और मानता हूं कि ये हेल्दी ट्रेडिशंस हमारे संसद की एक सबसे बड़ी ताकत है। जब कभी भी राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा होती है तो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि अपने लंबे संसदीय जीवन में जो मैंने देखा है उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि अन्य किसी विषय पर उस समय चर्चा हुई हो। इसलिए मैं अपने सभी सम्मानित विपक्ष के सदस्यों से भी आग्रह करना चाहता हूं, आप जिस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं आप चर्चा करें, लेकिन एक बार राष्ट्रपति से संबंधित जो धन्यवाद प्रस्ताव है उसको संसद में पारित करने के बाद ही करें। यह मेरा सभी से विनम्र अनुरोध है। माननीय श्री राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा, श्री अनुराग ठाकुर जी, मैंने उनको बुला लिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं है, आपको पर्याप्त मौका दिया। अब अनुराग ठाकुर जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं प्रस्ताव रखना चाहता हूं कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए। एक सेकंड सर, मैं राजनाथ सिंह जी की बात से सहमत हूं। तो ऐसे करते हैं, प्रेसिडेंट एड्रेस के बाद एक दिन नीट की चर्चा के लिए दे देते हैं। आप नोटिस देना, मैं निर्णय करूंगा। राजनाथ सिंह जी का तो सुझाव हो सकता है, निर्णय मैं करूंगा या बीएससी करेगी। ओके, अनुराग ठाकुर जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप नोटिस दे दें। मैं प्रस्ताव करता हूं कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए कि इस सत्र में संवेद लोकसभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए जो उन्होंने 27 जून 2024 को एक साथ संवेद संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यंत आभारी हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस अवसर पर मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं खुद को सौभाग्यशाली समझता हूं कि इस 18वीं लोकसभा में माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर सर्वप्रथम मुझे अपने विचार व्यक्त करने के लिए मेरी पार्टी ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे अवसर दिया है। मैं हृदय की गहराइयों से माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। माननीय स्पीकर महोदय, आप एक बार फिर निर्वाचित होकर हमारे सदन के स्पीकर बने हैं। मैं आपको पूरे सदन की ओर से बहुत बहुत बधाई और आपके इस कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं देता हूं। बड़ी संख्या में नए सदस्य 18वीं लोकसभा में चुनकर आए हैं। बहुत सारे पुराने भी आए हैं। नए वालों को भी और पुराने वालों को भी सदस्य चुनकर जो आए हैं, संसद के सदस्य बने हैं, आपको भी ढेरों शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, 2024 का ये चुनाव नीति, नियत, निष्ठा और निर्णयों पर विश्वास का चुनाव है और जनता ने इस पर मोहर लगाई है। फिर एक बार मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनाई। देश का ये चुनाव ऐतिहासिक जनादेश हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पिछले 10 वर्षों के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के महानुष्ठान पर मोहर है। देश को जरूरत थी एक स्थिर और निरंतर सरकार की, और देश ने एक स्थिर, निरंतर और प्रभावी सरकार को फिर चुना है।
तो आप देख रहे थे संसद की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। हालांकि विपक्ष का हंगामा लगातार जो है वो बरकरार है। वक्त एक ब्रेक का है, खबरों का सिलसिला जारी है। आपको सीधे देहरादून लिए चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 3 नए कानूनों को लेकर मीडिया को संबोधित कर रहे हैं। सुनिए। देहरादून से लाइव हैं और ये आज जो 3 नए कानून देश भर के अंदर लागू किए गए हैं, इसको लेकर मीडिया को संबोधित कर रहे हैं। नए कानून के अंदर जो प्रावधान रखे गए हैं उनको लेकर लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है, प्रदेश स्तर से केंद्र स्तर तक और साथ ही साथ जिला स्तर पर भी इन कानूनों को लेकर जो है वो लोगों के लिए अलग अलग अवेयरनेस कैंप लगाए गए हैं, जागरूकता कैंप लगाए गए हैं और लोगों को अवेयर करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर कैसे इस कानून में, नए कानून की जो प्रक्रिया है, जो नए कानून आए हैं उसको लेकर आप छोटी मोटी समस्याओं का समाधान जो है वो पुलिस से कैसे करवा सकते हैं, कैसे ऑनलाइन अपनी समस्याओं को या फिर जो FIR होती है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, उसको आप पुलिस तक कैसे पहुंचाएंगे, उसको लेकर ये प्रक्रिया जो है वो इसमें रखी गई है। तो लोगों का अवेयर करना एक कहीं ना कहीं सरकार का पहला यहाँ पर दायित्व बनता है, पहला एक चैलेंज बनता है, कैसे देश भर के अंदर लोगों को जागरूक किया जाए। हालांकि पहले ही हमने आपको बताया, एक बड़ी खबर जो आई थी उसमें दिल्ली में एक FIR फिलहाल इस नए कानूनों के तहत जो है वो दर्ज हो गई है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब लोग इन नए कानूनों को समझने के लिए जो है वो कहीं ना कहीं लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनको समझ रहे हैं, उनको पूरी तरीके से ध्यान से लेकर जो है वो उनको आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। अब देखना होगा कि जो ये नए 3 कानून आए हैं इस पर किस तरह से आने वाले समय में जो छुट-फुट सी घटनाएं होती हैं उस पर नियंत्रण होगा या नहीं, कैसे इसका जो कानून प्रणाली है उस पर जो आने वाले समय में कैसे इस पर नियंत्रण लगेगा वो भी देखने वाली बात होगी। ये भविष्य ही बताएगा कि किस तरह से इन नए कानून के अंतर्गत जो है वो कार्य चलेगा। तो पुष्कर सिंह धामी इस वक्त देहरादून से लाइव हैं और थोड़ी देर में आपको हम बताएंगे भी कि पुष्कर सिंह धामी नए कानूनों को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, कैसे अपनी प्रदेश की जनता तक इन कानूनों को लेकर संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको लेकर अब जैसा अभी मुख्य सचिव महोदय ने बताया, शिकायतकर्ता पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहिए, उनके लिए भी FIR की सुविधा है, इसमें शुरू की गई है। और अब जो कोर्ट में लंबे समय से लंबित अपराधी मामले हैं उनको वापस लेने के लिए जो पीड़ित होगा उसको कोर्ट में अपनी बात रखने का पूरा अवसर मिलेगा। न्यायालय पीड़ितों को सुनवाई का अवसर दिए बिना अब मुकदमा वापस नहीं ले पाएगा। हम लोग इसका चर्चा ये कानून पुलिस विभाग को पहले से और अधिक सशक्त और मजबूत बनाने का काम करेंगे और जो स्मार्ट पुलिसिंग है वो हमारे प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता में रहा है और वैसे भी जब टेक्नोलॉजी का जमाना है इसे देखते हुए इन कानूनों में टेक्नोलॉजी के प्रयोग और फॉरेंसिक विज्ञान को बढ़ावा दिया गया है। यह नई प्रणाली सभी को पारदर्शी और एक कार्य न्याय देने के लिए अत्याधुनिक जो तकनीकियां हैं उनको बढ़ावा देने का भी काम करेगी। इसके साथ साथ नए आपराधिक कानूनों के तहत अपराध स्थलों की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, न्यायिक सुनवाई इलेक्ट्रॉनिक रूप से अदालत की सम्मान भेजने को सुगम बनाने के लिए ई-साक्ष्य न्यायस्फूर्ति और ई-समान ऐप इसमें विकसित किए जा चुके हैं। इससे सारा काम अब ऑनलाइन हो जाएगा, जिससे पुलिस का काफी समय बचेगा, जिसे आप बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले के कानूनों में तमाम प्रकार के जो गांव के थे, जिससे कई बार पुलिस प्रशासन को भी सही धाराएं लगाने और केस बढ़ाने में
बहुत सारी चुनौतियां आती थी, समस्याएं आती थी, लेकिन नए कानूनों में सब कुछ स्पष्टता है, सरलीकरण के साथ इसको समाहित किया गया है। और स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार हमारे कानून आतंकवाद, संगठित अपराध और आर्थिक अपराधों को पूरी तरह से परिभाषित करेंगे। पहले के कानूनों में मॉब लिंचिंग को लेकर कोई स्पष्टता नहीं थी, लेकिन अब नए कानूनों में मॉब लिंचिंग को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। इसकी सजाओं के बारे में भी कठोर प्रावधान किए गए हैं। अपराधी क्राइम करके विदेश भाग जाते थे, उसकी अनुपस्थिति में केस आगे नहीं बढ़ पाता था, लेकिन अब इन नए कानूनों में भगोड़ों की गैरमौजूदगी में भी मुकदमा चलाने के लिए स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं। अब ऐसे अपराधियों को उनकी अनुपस्थिति में भी बाकायदा ट्रायल होगा और सजा भी सुनाई जाएगी। नए आपराधिक कानूनों के तहत बहुत छोटे अपराध के लिए सजा के रूप में सामुदायिक सेवा की शुरुआत एक निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी पहल है, और सामुदायिक सेवा की सजा पाने वाले व्यक्ति में भी समाज और देश के प्रति जो जिम्मेदारी की भावना है वो जागृति होगी, उसके अंदर जागरण होगा और उसको भविष्य में सुधरने का मौका भी मिलेगा। इसके साथ ही यह प्रावधान कारावास व्यवस्था के बोझ को कम करने में भी सहायक सिद्ध होगा। पुलिस कई बार बड़ी मेहनत के साथ अपराधियों को पकड़ती है। आप सभी जानते हैं कि अपराधियों को खोजना ढूंढना बहुत दुष्कर कार्य होता है, पर वो कानूनी दांव पेच लगाकर छूट जाते थे। अब इस समस्या को खत्म करने के लिए जो नई संहिता है उसमें 533 गैर जरूरी धाराओं को भी समाप्त कर दिया गया है। हमारे राज्य के लिए भी, चूँकि हमको भी यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो भौगोलिक हमारा एक राज्य का ढांचा है, उसमें अलग अलग तरह से पुलिस को काम करना पड़ता है। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग चुनौतियाँ हैं। यहाँ हमारे यहाँ पर शिक्षा का स्तर अच्छा होने के कारण राज्य की जनता अपने अधिकारों के लिए सजग है, जागरूक है। उत्तराखंड सरकार उत्तराखंड की जनता को न्याय दिलाने एवं उनके अधिकारों को संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। इस क्रम में नए कानूनों को लागू किए जाने हेतु हमारी सरकार ने पृथक रूप से 20 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान भी किया गया है। साथ ही मैं आप सभी को ये विश्वास दिलाता हूँ कि कानूनों के क्रियान्वयनकर्ता विभागों को इसके लिए आगे भी राज्य सरकार से आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, जैसा मुख्य सचिव महोदय ने अभी अपने उद्बोधन में कहा। एक बार फिर से, क्योंकि आज बहुत ऐतिहासिक दिन है, मैं इन 3 नए कानूनों के लागू होने के उपलक्ष्य में। तो आप सुन रहे थे पुष्कर सिंह धामी को, जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। उन्हें कहा कि किस तरह से ये नए कानून जो है वो देश के अंदर लागू होंगे, इनसे आम लोगों को कितने फायदे होंगे, क्या कुछ फायदे होंगे, ये तमाम जानकारियां यहाँ पर मुख्यमंत्री की तरफ से जो है वो लोगों के लिए रखी गई हैं। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी जानकारी है जम्मू कश्मीर से, जहां पर श्री अमरनाथ जी की यात्रा जारी है। 2 दिनों में करीब 28,000 लोगों ने दर्शन कर लिए हैं। यानी 29 से ये यात्रा शुरू हुई थी और यात्रियों के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है वो किए गए हैं। 52 दिनों तक ये श्री अमरनाथ यात्रा जो है वो इस साल चलने वाली है। पिछले साल की बात करें तो लगभग 59 दिन ये यात्रा चली थी, जिसमें 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने इसमें दर्शन किए थे। लेकिन यहाँ पर 52 दिनों की यात्रा चलेगी और इस 52 दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर पूरी तरह से बम बम भोले के जयकारों से, जय घोष से जो है वो गूंजता हुआ नजर आएगा। चाहे वो लखनपुर हो, लखनपुर से जम्मू हो, जम्मू का भगवती नगर जो अमरनाथ यात्रा का बेस कैंप है, यहां से अलग अलग जत्थों को रोज रवाना किया जाता है और आगे वो बालटाल या फिर पहलगाम, 2 जगहों पर वो जत्था पहुंचता है और उसके बाद वहां से इन यात्रियों को आगे की तरफ जो है वो छोड़ा जाता है और वहां से श्री अमरनाथ जी की यात्रा जो है वो तय होती है, शुरू होती है। फिर बाबा जी के दर्शन होते हैं और पूरे रास्ते में लोगों में खासा उत्साह देखने को मिलता है, क्योंकि हर साल ये यात्रा होती है। ऐसे में लोग जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि
तमाम जितने भी राज्य हैं वहां से लोग यहां पर पहुंचते हैं, चाहे हम हरियाणा की बात करें, राजधानी दिल्ली की बात करें, गुजरात की बात करें, राजस्थान की बात करें, उत्तराखंड से लोग यहां पर पहुंचते हैं। इसके अलावा और भी कई ऐसे राज्य हैं जहां पर दर्शनों के लिए आते हैं। हमें अच्छा, बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, ये होना चाहिए हमेशा और ये बढ़ती जा रही है हमारी जनसंख्या इस मामले में। बहुत अच्छे भोले बाबा की यात्रा हमेशा, इसी व्यवस्था भी बहुत अच्छी है और ये व्यवस्था और आगे और अच्छी सुंदर होती जाए। एक खुशी का अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा खुशी के लिए। और ये लोगों की हम जो जनसंख्या देख रहे हैं बहुत ही अच्छी लग रही है, बढ़ती, और एक अच्छा अनुभव महसूस। बहुत अच्छा लगा मेरे को, आपका सिक्योरिटी मेरे को बहुत अच्छी लगी है। मैं ड्राइवर हूँ बस का 9867 का, दिल्ली से आया हूँ सुल्तानपुरी से सर। कितने सालों से आ रहे हो? मैं तो सर आ रहा हूँ 10 साल से लमसम। तो क्या चेंजेस देखी है, क्या कहना चाहोगे? बहुत सिक्योरिटी अच्छी लगी, अब पहले से बहुत व्यवहार बदला हुआ है और बहुत अच्छा मेरे को लगा अब की बार। मेरे को आके अभी पहले से मैं यहाँ का माहौल है ना बहुत बदल चुका है। पहले का माहौल थोड़ा ख़राब था, मतलब सिचुएशन बहुत ख़राब थी, लेकिन अभी कश्मीर भी बदल रहा है और यात्रा भी सही तरह से हो रहा है। कभी भी किसी को परेशानी भी नहीं हो रही है। अभी 7 साल हो गए मेरे को आते हुए। मैं भोलेनाथ से दुआ करूँगा कि सब शांति से रहो और शांति से दर्शन भी लो। पहले 7 सालों में कुछ चलने के लिए भी नहीं रास्ता था और इधर से भी ट्रैवलिंग का बहुत दिक्कत था। अभी ट्रैवलिंग का भी कुछ दिक्कत नहीं है, कानवे से जाते हैं और कुछ टेंशन नहीं रहता है। और उधर से कैसा रहता है कि रास्ते में पहले कैसे रास्ता भी कम था, अभी रास्ता भी चौड़ा हो गया और बैरिकेड भी ज़्यादा लगा हुआ है, इसलिए सब अमरनाथ यात्री सही से हो रही है। मेरा नाम मुनेश कुमार राठौर, दिल्ली से। और कैसा लग रहा है आपको यहाँ? हमको बहुत अच्छा लग रहा है। मैं 20 साल से आ रहा हूँ। ईयर बाई ईयर मतलब बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। हर बार अच्छे से अच्छा यहाँ पे सहयोग मिल रहा है, प्रशासन का, हर तरीके से, गवर्नमेंट का, भाई लोगों का, सभी का बहुत अच्छा वो है। और हमारे साथ इतने 50 लोग आए हुए हैं, सभी बहुत खुश हैं, बहुत हैप्पी हैं। बम बम भोले, बम बम भोले। बहुत ज़्यादा, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था, सपने में भी हमें बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए जाना होगा। बहुत अच्छा लग रहा है, सब कोई आए। चलिए एक बार फिर से आपको राज्यसभा लिए चलते हैं जहां पर कार्यवाही जारी है, लेकिन हंगामा भी देखने को मिल रहा है। सुनिए। अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऐसे मत कहिए, ये दिस इज अ कल्चर ऑफ द हाउस। When a leader of opposition raises important matter, government has to respond. इसलिए उसमें कोई विवाद नहीं करना चाहिए। सर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने, आप सुनेंगे तो तब पता चलेगा ना, आप सुनेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा? You are forcing me to name you people. I have given him permission, and let me tell you. One second, please take your seat. Sir, Kiranji, take your seat. Honorable members, when there is a debate in the House, the debate has to be lively. The debate has to be involved. Leader of the opposition is making remarkably a good speech. If there is an intervention required, one second, you don't have to decide. I am the judge of it. Come on, Kiranji. Kiran Rijiju ji. Honorable Chairman sir, अभी माननीय खड़गे जी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने संसद में जो स्टेच्यूज को, सारा स्टेच्यूज को एक जगह में रख करके प्रेरणा स्थल के नाम से जो बनाया गया उसको लेकर के सवाल खड़ा किया। मैं सिर्फ क्लियरिफिकेशन देना चाहता हूं। सर, आपने अभी हाउस को बताया कि आप चीफ गेस्ट के तौर पर आप वहां आए और आपने उद्घाटन किया। उसमें ऑनरेबल स्पीकर ऑफ लोकसभा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल वो करते हैं, उनके अध्यक्षता में काम हुआ। मैं भी सर उस समय मौजूद था। नहीं, सबसे पहले तो खड़गे, एक मिनट या सर, तो खड़गे जी ने अभी एलिगेशन लगाया कि सारा मूर्तियों को उठा के कॉर्नर में फेंक दिया। वो सर पुराना पार्लियामेंट एक राउंड शेप है, वहां कोई कोने नहीं होते हैं। वो पार्लियामेंट जो राउंड है और उसी राउंड के अंदर में बहुत ही खूबसूरत जगह में प्रेरणा स्थल का वहां जगह तय किया और बहुत सम्मानजनक, बहुत ही एप्रोप्रिएटली सही तरीके से मूर्तियों को रखा है। और आज देश का कोई भी जनता संसद में आकर के संसद को देखना चाहते हैं तो हमारे महान आत्माओं का दर्शन
एक जगह में जाकर के दर्शन कर सकते हैं। किसी भी तरीके से किसी मूर्ति, किसी महान आत्मा हमारे जो जिन्होंने इस देश को रास्ता दिखा के यहाँ तक पहुंचाया, किसी का अपमान नहीं बल्कि सम्मान करने का तरीका को और बढ़ाया गया है, इसलिए मिसलीड नहीं करना चाहिए। ऑनरेबल लीडर ऑफ द पर्सन। सर देखिए, वन सर, प्लीज 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 योर एंटायर ट्राइब गेट्स अप। आई वांट एवरीवन टू टेक सीट। देखिए और खड़गे जी, पार्लियामेंट के बारे में एक बात कही गई थी कहीं कि इसमें वन सेकेंड, देयर इज नो बैकडोर एंट्री इन पार्लियामेंट। इफ यू लुक एट द बिल्डिंग ऑफ पार्लियामेंट, इट हैज बीन सो डिजाइन्ड दैट देयर इज नो बैकडोर एंट्री। ठीक है, देखिए रिजू साहब जो बोले, मैं उनसे विनती करता हूँ कि रिजू जी, लीडर ऑफ द पोर्शन, आप जो स्टैच्यू बिठाए हैं, कौन से लोग उसके लिए लड़े हैं और किस स्थल पे बिठाना, ये उसी वक्त तय हुआ सो है। आप अगर बदल के एक ही जगह हम लाते हैं, और महात्मा गांधी जी को और दूसरे लीडर्स को भी मेरी इज्जत है, लेकिन महात्मा गांधी जी के साथ कहीं और उनको भी बिठाते हैं, नहीं, और बाबा साहब अम्बेडकर का सामने बिठाना ये तय हुआ था और वही जगह पे बिठाते। तुमने हर एक बात को ऐसा कर देते हो कि किसी को हम क्रिटिसाइज करें, किसी को अलग करें, ये बात आप करते हैं। इसीलिए मैं आपसे ये कहता हूं कि उनको एक कमेटी के बारे में मालूम नहीं है। आप पढ़ के देखकर कौन से मेंबर्स हैं, उनका सब सलाह लेके उसके बाद उसी जगह पे आप उनको आगे बताओ। सर इधर देना। खड़गे राज्यसभा में इस वक्त मौजूद हैं और वो अपना संबोधन कर रहे थे। उन्होंने सीधे सीधे सरकार पर एक बार फिर से निशाना साधा है। ये दूसरा दिन है 18वीं राज्यसभा का। फिलहाल लखनऊ से बड़ी जानकारी है, अनुदानित मदरसों में बायोमेट्रिक जो है वो लगने वाली है। मदरसों के छात्र छात्राओं, शिक्षकों की बायोमेट्रिक जो है वो हाजिरी होगी। मदरसा बोर्ड की रजिस्ट्रार प्रियंका अवस्थी ने यह आदेश दिया है। 560 अनुदानित मदरसों में बायोमेट्रिक हाजिरी जो है वो शुरू होगी, यानी अब बायोमेट्रिक जो है वो मदरसों के अंदर भी होगी। मदरसों के अंदर भी अब बायोमेट्रिक के आधार पर उनकी हाजिरी लगने जा रही है। ये एक बड़ा फैसला यहां पर लिया गया है। तो मदरसा बोर्ड की रजिस्ट्रार प्रियंका अवस्थी ने यह आदेश जारी किया है। 560 अनुदानित मदरसों में जो है वो बायोमेट्रिक लगाई जाएगी। ये बड़ा फैसला यहां पर लिखा गया है। छात्र छात्राएं हों या फिर शिक्षक हों, उनके लिए भी बायोमेट्रिक की वहां पर सुविधा होगी और बिना बायोमेट्रिक के उनकी हाजिरी जो है वो नहीं हो पाएगी। रजा बास इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं। रजा, ये कितना बड़ा फैसला है, बताइएगा। बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि खासतौर पे बहुत से ऐसे टीचर हैं, अध्यापक हैं जो अपॉइंट हो जाते हैं और पढ़ाने नहीं आते हैं, घर बैठे सैलरी लेते हैं। तो बायोमेट्रिक हो जाएगा, जिसका रिकॉर्ड रहेगा। उससे बेहतरीन यह है कि सरकारी जो भी सैलरी जाएगी, अनुदानित जितने भी मदरसे हैं, एडेड मदरसे हैं, उनके माध्यम से जो सैलरी जाती है अध्यापकों को या लेक्चरर को, वो सही तरीके से जाएगी। क्योंकि बहुत से रिकॉर्ड नहीं होते हैं मदरसे में, क्योंकि टीचर जितने भी वहां पे अपॉइंट होते हैं वो घर बैठे सैलरी लेते हैं, पढ़ाते नहीं है। ये बहुत सी शिकायतें आ रही थी, जिसकी वजह से अल्पसंख्यक मंत्रालय ने ये निर्देश दिया है कि बायोमेट्रिक सिस्टम होना चाहिए छात्राओं के लिए, खासतौर पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी, और खासतौर पे जो मुदर्रिस हैं, जो टीचर हैं, मदरसे में पढ़ाते हैं, उनके लिए भी। ये बहुत ही अच्छा फैसला है कि इसकी वजह से एजुकेशन सिस्टम जो मदरसे का वो सुचारू रूप से अच्छा संचालित होगा। तो क्या इसमें जो आपने एजुकेशन सिस्टम की बात की, क्या इसमें बदलाव होगा? इसकी कार्यप्रणाली में बदलाव होगा? इसकी रूपरेखा जो है वो बदलेगी आने वाले समय में? बिल्कुल होगा,
बिल्कुल बिल्कुल बदलेगी, क्योंकि खासतौर पे हमने आपसे जो बताया कि बहुत से ऐसे मदरसे हैं कि जहाँ पे घर परिवार के लोग अपॉइंट होते हैं और मोटी रकम लेते हैं, सिर्फ उनको बाकायदा डिग्रियां हो जाती हैं, उनको मिली भगत से उनका अपॉइंटमेंट होता है। ये कहानियां एडेड डिग्री कॉलेजेस में भी हैं और खासतौर पर मदरसा जितनी एडेड कॉलेजेस हैं, मदरसे हैं जितने, वहां पे भी यही प्रॉब्लम है। इस वजह से बायोमेट्रिक सिस्टम जब हो जाएगा तो अगर जो भी अपॉइंट है उसको पढ़ाने आना होगा। इसकी वजह से सिस्टम क्लियर हो जाएगा और जो शिकायतें आ रही थी स्टूडेंट की तरफ से और समाज की तरफ से कि मदरसे में बाकायदा घर बैठे सैलरी ली जाती है, बहुत से ऐसे मदरसे हैं कि अपॉइंट हो गया है, सिर्फ सैलरी लेते हैं और स्टूडेंट जो है वो सिर्फ खासतौर पे कागज पे हैं, यानी लिखा पढ़ी जो है वो है, वो क्लियर है कि स्टूडेंट आते हैं और मुदर्रिस आते हैं, मगर वहां कोई भी एजुकेशन सिस्टम संचालित नहीं होता। मदरसे में एजुकेशन नहीं संचालित होती है, सिर्फ सैलरी ली जाती थी, मोटी रकम सरकार से ली जाती थी। तो इस पे कहीं ना कहीं अंकुश लगेगा। जी, इस पर अंकुश लगेगा कहीं ना कहीं। कुल मिलाकर जो आपने एजुकेशन सिस्टम की बात की उसमें और यहाँ पर सुधार होगा, बेहतरी होगी और बच्चों को सुविधाएं मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रजा, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको हमने बताया किस तरह से मदरसों को लेकर अब जो हाजिरी है वहाँ पर बायोमेट्रिक सिस्टम लगाया जाएगा, जैसे अन्य सरकारी स्कूलों में होता है, और उसको लेकर ये अब काम चलेगा। इंजीनियर राशिद 5 जुलाई को शपथ लेंगे, ये बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है। बारामूला से निर्दलीय सांसद हैं इंजीनियर राशिद 5 जुलाई को अपनी जो संसद की शपथ है वो लेंगे, क्योंकि वो सांसद चुने गए हैं पिछले लोकसभा चुनाव में। कश्मीर के बारामूला से उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को हराया है और उनको हराने के बाद वहां से वो सांसद चुने गए हैं। लेकिन फिलहाल अब जो बड़ी जानकारी आ रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि वो फिलहाल 5 जुलाई को अपनी शपथ लेने वाले हैं, क्योंकि उनकी शपथ अभी नहीं हुई है, वो जेल के अंदर हैं। ऐसे में आज उन पर फैसला भी होना था और इस फैसले के मुताबिक कहीं ना कहीं ये तय किया गया है कि अब 5 जुलाई को वह शपथ लेने वाले हैं। तो कुछ दिन और है, उनके बाद वो जो है वो आधिकारिक तौर पर जो अपनी एक प्रक्रिया होती है, लोकतंत्र के ढांचे में जो प्रक्रिया होती है उसके अंतर्गत जब नवनिर्मित सांसद होता है, जो सांसद चुना जाता है, उसके बाद उसे शपथ जो है वो संसद के अंदर लेनी होती है। चलिए, न्यूज रूम लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।